आज के क्लास में हम लेज़र प्रक्रिया से संबंधित कुछ आवश्यक प्रतिबंधों का अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले उसमें साम्यावस्था में स्वतः उत्सर्जन व प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकताओं का अनुपात। ऊर्जा स्तर 2 है, वह उच्च ऊर्जा स्तर है, और जो ऊर्जा स्तर 1 जो है वह मूल ऊर्जा स्तर है। अभिप्राय, ये दो ऊर्जा स्तर इसे 2 से निरूपित कर रहे हैं और इसे मूल को 1 से निरूपित कर रहे हैं। तो ऊर्जा स्तर 2 से 1 में संक्रमण है वह दो प्रकार से है। एक तो स्वतः है और दूसरा किसी बाह्य फोटोन के आपतित होने पर उसके द्वारा किसी उच्च ऊर्जा के परमाणु को प्रेरित करना कि उसके साथ वह अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर उसके साथ कला में एक फोटोन उत्सर्जित करे। उच्च कला संबद्धता लेज़र की आवश्यक शर्त है या आवश्यक गुण है। तो यहाँ पर स्वतः उत्सर्जन और प्रेरित उत्सर्जन की जो प्रायिकताएं हैं उनका हम अनुपात देखते हैं, यानी उन अनुपात से हम आवश्यक शर्त प्राप्त करते हैं लेज़र प्रतिबंध के लिए। तो सबसे पहले स्वतः उत्सर्जन की दर P21 इज इक्वल टू A21। अभिप्राय ये है कि स्वतः उत्सर्जन की जो दर है वह नियत रहती है, वह आइंस्टीन गुणांक स्वतः उत्सर्जन के लिए A21 के इक्वल रहती है। और प्रेरित उत्सर्जन के लिए प्रायिकता 2 से 1 में उत्सर्जन हो रहा है, अर्थात उच्च से निम्न में उत्सर्जन की प्रेरित उत्सर्जन की जो दर है वह आइंस्टीन गुणांक B21 प्रेरित उद्दीपित उत्सर्जन के लिए और आपतित ऊर्जा घनत्व u म्यू पर निर्भर करता है। तो P21 स्वतः और P21 प्रेरित के लिए अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों समीकरणों को डिवाइड करते हैं। तो जब इनको डिवाइड करते हैं तो हमें यह वैल्यू प्राप्त होती है A21 बाई B21 u म्यू। अब हम जानते हैं कि ऊर्जा घनत्व जो है इसका मान हमने इससे पूर्व कक्षा में ज्ञात किया था जब हमने आइंस्टीन गुणांकों के मध्य संबंध पढ़ा था। तो ऊर्जा घनत्व u म्यू इज डिफाइंड एज A21 बाई B21 अपॉन e टू द पावर h म्यू बाई KT B12 बाई B21 माइनस 1। ये हम पहले प्रूफ प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट, इसके पश्चात u म्यू का मान इस समीकरण 3 में हम पुट करते हैं। तो जब u म्यू का मान इस समीकरण में हम पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है स्वतः और प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकताओं का अनुपात e टू द पावर h म्यू बाई KT B12 बाई B21 माइनस 1। हम जानते हैं कि B12 इज इक्वल टू B21, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो स्वतः और प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकताओं का अनुपात हमें प्राप्त हो गया e टू द पावर h म्यू बाई KT माइनस 1, जिसे हम समीकरण 4 से निरूपित कर रहे हैं। देखिए, समीकरण 4 में सामान्यतः h म्यू बाई KT इज ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। h म्यू बाई KT इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इट्स मीन h म्यू बाई KT माइनस 1 जो है यहाँ माइनस 1 तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो स्वतः और प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकताओं का अनुपात रह गया e टू द पावर h म्यू बाई KT के इक्वल, एंड h म्यू बाई KT इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 e टू द पावर, इट्स मीन ये जो राशि है ये बहुत बड़ी हो गई। तो स्वतः उत्सर्जन जो है वह प्रेरित उत्सर्जन की अपेक्षा बहुत अधिक होगा। तो यह लेज़र के लिए आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। हम जानते हैं कि लेज़र के लिए क्या आवश्यक है कि प्रेरित उत्सर्जन है वो अधिक होना चाहिए।
तो सामान्य परिस्थितियां जो हैं यानी केस फर्स्ट जो है वह लेज़र की स्थिति को निरूपित नहीं करती या स्थिति को क्रिएट नहीं करती। तो अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें कि मान लीजिए एच म्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन के टी, इट्स मीन e to the power h mu by kt is also very very less than 1। ठीक, देन इस स्थिति में ये जो राशि है इसका मान बहुत छोटा हो जाएगा, मीन्स 0.007 और समथिंग, और इतना शून्य के नज़दीक, यानी कि बहुत छोटा मान ये बताता है कि स्वतः की बजाय प्रेरित जो है वह राशि बहुत बड़ी है। ठीक है, तो यह स्वतः की बजाय प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकताओं का अधिक होना ही क्या है, लेज़र का लिए आवश्यक प्रतिबंध है। तो इस स्थिति में प्रेरित उत्सर्जन की प्रधानता हो जाती है, लेकिन यह स्थिति सामान्य परिस्थिति नहीं होती, इसीलिए इस स्थिति को विशेष परिस्थितियों से ज्ञात किया जाता है। तो इस विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष परिस्थिति का अभिप्राय ये है कि एच म्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन के टी, यानी कि स्वतः उत्सर्जन की अपेक्षा प्रेरित उत्सर्जन की प्रधानता होना। तो इससे संबंधित विभिन्न जो स्थितियां हैं वो उनकी हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मित स्थायी ऊर्जा स्तर क्या होते हैं। मित स्थायी ऊर्जा स्तर जो हैं वो लेज़र प्रक्रिया में उच्च ऊर्जा स्तर में जो परमाणु है वह 10⁻⁸ सेकंड तक ही रहता है, और इसके पश्चात स्वतः ही वह उच्च से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है और फोटोन का उत्सर्जन कर देता है। ये तो है स्वतः उत्सर्जन। तो इन परमाणुओं का उच्च ऊर्जा स्तर में जो जीवन काल है वह बहुत कम 10⁻⁸ सेकंड तक का ही होता है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि स्वतः उत्सर्जन की प्रधानता कम हो जाए और प्रेरित उत्सर्जन प्रभावी हो जाए। तो प्रेरित उत्सर्जन के लिए क्या करना पड़ता है कि उच्च ऊर्जा स्तर के पास में एक ऐसा ऊर्जा स्तर माना जाता है जो इस उत्तेजित परमाणु के जीवन काल को बढ़ा दे। अर्थात इस मित स्थायी ऊर्जा स्तर में उत्तेजित परमाणु का जो जीवन काल है वह 10⁸ के बजाय 10⁻³ सेकंड का हो जाता है। यह जीवन काल पूर्व उच्च ऊर्जा स्तर के जीवन काल 10⁻⁸ के कंपेरेटिवली यह 10⁵ गुना अधिक है। यानी इतना अधिक समय में बहुत से परमाणु जो होंगे वह उच्च ऊर्जा स्तर से क्या होंगे, मित स्थायी ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे। और इन मित स्थायी ऊर्जा स्तर में जो परमाणु होंगे यह प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक साथ एक ही कला में क्या करेंगे, फोटोन या प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। तो यह उच्च कला संबंध प्राप्त करने की आवश्यक शर्त है, और यही लेज़र प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि एक ऐसा ऊर्जा स्तर क्रिएट किया जाए जो परमाणुओं को उच्च ऊर्जा स्तर में रोके रखे, ताकि आपतित प्रकाश के द्वारा वो परमाणु प्रेरित होकर एक साथ एक ही कला में प्रेरित उत्सर्जन बनाए। तो ऐसे ऊर्जा स्तर मित स्थायी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। नेक्स्ट, लेज़र का सिद्धांत। लेज़र प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वह देखिए, इस सिद्धांत को ज्ञात करने के लिए, इसे बताने के लिए हम सबसे पहले अवशोषण और उत्सर्जन
जो है उनकी संक्रमण की जो दरें हैं उनकी बात करते हैं। तो उत्सर्जन के लिए जो संक्रमण की दर है, इनसे उत्सर्जन हो गया 2 से 1 में, तो 2 से 1 में संक्रमण की जो दर है वह दो राशियों पर, दो पदों पर निर्भर करती है। नंबर 1 स्वतः उत्सर्जन A21 और नंबर 2 प्रेरित उत्सर्जन B21 u पर। ठीक है, और दर जब हम ज्ञात करेंगे तो दर जो है वो उस अवस्था में परमाणुओं की संख्या पर भी निर्भर करती है। उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु है N2 और निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणु है N1। तो R21 मीन्स हो गया 2 से 1 में उच्च से निम्न में अर्थात उत्सर्जन की दर, और R12 जो है वह हो गया 1 से 2 में अर्थात अवशोषण की दर। तो इन दरों का जो अनुपात है ये हम ज्ञात करते हैं। तो R21 बाई R12 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने पुट की। नेक्स्ट हम जानते हैं कि B12 इज इक्वल टू B21। तो B12 है वो B21 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में ऊपर वाले पार्ट को B12 से डिवाइड करते हैं। तो B12 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में ये और ये टर्म आपस में कैंसिल होकर 1 रह जाएगा और A21 के अपॉन में ये राशि प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम इस समीकरण 1 में लिख रहे हैं। देखिए समीकरण 1 जो है वो R21 अर्थात उत्सर्जन और बट्टे R12 अर्थात अवशोषण की प्रायिकताओं की संक्रमण की दरों को निरूपित कर रहे हैं। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से लेजर प्रक्रिया के लिए आवश्यक 2 प्रतिबंध हम बता सकते हैं। नंबर 1, स्वतः उत्सर्जन की अपेक्षा प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकता अधिक हो, अर्थात R21 इज ग्रेटर देन R12। ठीक। नंबर 2, उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर से अधिक हो। यानी कि एक तो स्वतः उत्सर्जन की अपेक्षा प्रेरित उत्सर्जन प्रभावी हो, और उत्सर्जन की जो दर है संक्रमण की वह अवशोषण के संक्रमण की दर से, यानी R21 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, R12। और दूसरा क्या था कि पहला प्रतिबंध क्या था कि स्वतः उत्सर्जन की अपेक्षा प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकता हो, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से स्वतः मूल स्तर में आने की अपेक्षा उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की जो दर है वह अधिक हो। नेक्स्ट, तो प्रथम प्रतिबंध ये कहता है कि A21 से B21 u जो है वो अधिक होना चाहिए, क्योंकि A21 है वो है स्वतः उत्सर्जन और B21 u जो है वो प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकता को बताता है। तो ये नीचे वाली जो क्वांटिटी हर में जो है इस समीकरण में B21 u इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, A21। सिंस अगर ये राशि बहुत बड़ी होगी A21 से, तो ये जो टर्म है ये हो जाएगी बहुत छोटी। तो यहाँ हम 1 प्लस इस राशि को क्या मान सकते हैं, नगण्य, अगर लेजर का प्रतिबंध हमें प्राप्त होता है तो। अर्थात R21 अपॉन R12 जो है वह समीकरण रह जाएगा N2 बाई N1। नेक्स्ट, N2 हम जानते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से किसी ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या n उस ऊर्जा स्तर के ऊर्जा E और बाई KT के चरघातांकी फलन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से अगर N1 हमें ज्ञात करना है तो यहाँ हम लिख देंगे N1 इज प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर माइनस E1 बाई KT, और अगर N2 उच्च ऊर्जा स्तर में हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर माइनस E2 बाई KT। तो यहाँ N2 बाई N1 का जब अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा E टू द पावर N2 बाई N1 इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस E2 माइनस E1 बाई KT। ठीक है, और E2 माइनस E1 हम जानते हैं दोनों ऊर्जा स्तरों में जो अंतराल है वह है h म्यू के इक्वल। तो N2 बाई N1 की जो वैल्यू है ये हमें प्राप्त हुई E टू द पावर माइनस h म्यू बाई KT। ये वैल्यू हम पुट करते हैं
और R21/R12 उत्सर्जन और अवशोषण की दरों का अनुपात जो है वो e⁻ℏμ/kT के ऊपर के तुल्य है। देखिए अब यहाँ पर क्योंकि सामान्य ताप का मतलब हो गया 27 डिग्री यानी 300 केल्विन, और सामान्य तरंग दैर्ध्य जो है दृश्य प्रकाश की वो एवरेज उनका लेते हैं हम 5000 एंगस्ट्रॉम। इनकी इस वैल्यू पर e⁻ℏμ/kT का मान होता है 10⁻41। इसका अभिप्राय ये हुआ कि R21 जो है वो वेरी लेस देन होगा R12, यानी R21 है वो लगभग नगण्य, क्योंकि यह जो मान प्राप्त होगा ये 10⁻41 यानी R12 बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। तो यह बताता है कि ऐसी सामान्य स्थितियों में हमेशा अवशोषण की जो है ना वही प्रधानता होगी। ऐसी परिस्थितियों में प्रेरित उत्सर्जन या कुल उत्सर्जन है उसकी प्रधानता नहीं होती है। तो इसके विपरीत स्थिति हमें प्राप्त करने के लिए हम एक अन्य प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं और वह प्रक्रिया कहलाती है समष्टि प्रतिलोमन। समष्टि प्रतिलोमन का अभिप्राय ये होगा, देखिए कि हम चाहते हैं कि R21 है वह R12 से ज़्यादा हो, और R21 R12 से ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि N2 इज़ वेरी ग्रेटर देन क्या हो N1, और N2 जो है वह है उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु, और N1 जो है वह मूल ऊर्जा स्तर में। तो उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या मूल ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या से क्या हो अधिक प्राप्त हो। यानी यहाँ पर यह जो राशि e⁻ℏμ/kT जो बहुत छोटी क्वांटिटी प्राप्त हुई है, इसके कंपेरेटिवली R21 अधिक होने के कारण इस राशि का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यही तभी N2/N1 इज ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा। तो ऐसी स्थिति जिसमें उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या अधिक हो कंपेरेटिवली मूल ऊर्जा स्तर में, यह कहलाती है समष्टि प्रतिलोमन। तो समष्टि प्रतिलोमन के लिए आवश्यक जो शर्त है वह क्या प्राप्त होगी, देखिए सबसे पहले इस N2/N1 और इक्वल टू e⁻ℏμ/kT क्वांटिटी का हम लेते हैं log, और log जब लेंगे तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे log N2/N1 इज इक्वल टू e⁻ℏμ/kT, और hμ इज डिफाइंड एज E2 - E1 दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल। देन यहाँ से इस समीकरण में हम t की वैल्यू फाइंड करते हैं, और t को डिफाइन किया है हमने t इज इक्वल टू -E2 - E1 अपॉन k log N2/N1। देखिए नॉर्मली N1 इज ग्रेटर देन क्या रहता है N2, N1 इज ग्रेटर देन N2 रहता है, और E2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1, ये तो ठीक है। N1 इज ग्रेटर देन N2 है, मूल ऊर्जा स्तर में परमाणु अधिक हैं उच्च ऊर्जा स्तर की बजाय, तो यहाँ log ऑफ N2/N1 सिंस log जो है वो एक से छोटी क्वांटिटी हो गई, N2 इज लेस देन है ना N1, तो इसलिए ये log का मान आएगा नेगेटिव। यहाँ से ये क्वांटिटी नेगेटिव और ये ऊपर नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू रहती है पॉजिटिव, यानी कि सामान्य ताप पर हमेशा ये शर्त पालन होगी, और इस स्थिति में समष्टि प्रतिलोमन नहीं होगा, अर्थात N1 जो है वो N2 से क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। तो अगर हम बात करें समष्टि प्रतिलोमन, यानी समष्टि प्रतिलोमन क्या होगा, N2 इज ग्रेटर देन 1, सिंस N2 इज ग्रेटर देन अगर N1 होगा तो उस स्थिति में log ऑफ N2/N1 की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। N2 इज ग्रेटर देन 1 है तो log की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ टेम्परेचर डिफाइन होगा माइनस नेगेटिव टेम्परेचर, इट्स मीन T इज लेस देन 0। ऐसी स्थिति में जो ताप होता है उसे हम ऋणात्मक ताप कहते हैं। तो समष्टि प्रतिलोमन क्या हो गया, समष्टि प्रतिलोमन के लिए परमाणुओं को निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजन की प्रक्रिया के को हम क्या कहते हैं, पंपन कहते हैं। पंपन का हमें आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें निम्न ऊर्जा स्तर की बजाय उच्च ऊर्जा स्तर में अधिक परमाणुओं को रखना होगा, तो यह प्रक्रिया पंपन कहलाती है। और पंपन के लिए जो माध्यम काम में लिया जाता है वह एक सक्रिय माध्यम कहलाता है। तो यह लेज़र के लिए आवश्यक प्रतिबंध हैं,
और इस लेज़र के लिए आवश्यक प्रतिबंधों में हमने यहाँ एक मित स्थायी स्तर और दूसरा समष्टि प्रतिलोमन, दो हमने आवश्यक प्रतिबंध या आवश्यक शर्तें हमने देखी। ये दोनों ही शर्तें एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और लेज़र की प्रक्रिया को भी समझने के लिए बहुत आवश्यक है।